जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा हमारा कारक। और उसका रीजन ये है कि टॉपिक चल रहा था हमारा समास के भेद। और समास के दोस्तों 6 भेद होते हैं। इन 6 में से हम 4 भेद अपने कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन 5वां जो भेद है वो है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास होता है 2 प्रकार का। तत्पुरुष समास जहां या जिस समास में दूसरा पद या बाद वाला पद या द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम लाइव हो गए हैं तो एक बार आप ओके कीजिए, यस कीजिए। जी, अभिषेक, आशीष, सत्यम, गौतम, प्रियांश, अंकित, अगर हम लाइव हो चुके हैं तो एक बार ओके कीजिए। उमेश, अरविंद, कमल, सत्यम, प्रकाश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यहां जिस समास में दूसरा पद या बाद वाला पद, दूसरा पद या बाद वाला पद या द्वितीय, यहां ध्यान रखना है 4 चीज एक ही है। हम यहाँ समानार्थी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा शब्द कहे या बाद वाला कहे, क्योंकि समास में 2 शब्द होते हैं। तो दूसरा शब्द जहां प्रधान होता है अर्थात बाद वाला जहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां द्वितीय पद का ही रोल मैन होता है, उसी को हम उत्तर पद भी कहते हैं। जहां उत्तर पद प्रधान होता है तो क्या कहलाया? तत्पुरुष समास। अब आपसे ये पूछा जाए उत्तर पद प्रधान समास बताइए, तो राइट आंसर तत्पुरुष समास। अगर बाद वाला पद कहे, दूसरा कहे या द्वितीय कहे, तो क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब ये जो तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के भेद ये होते हैं 2। इनमें से एक होता है समानाधिकरण। एक क्या होगा? समानाधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष। और दूसरा होता है व्याधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का समास होता है। और व्याधिकरण तत्पुरुष समास प्यारे दोस्तों 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का होता है हमारा व्याधिकरण तत्पुरुष समास। इसके अंदर जो 2 आते हैं वो आता है, एक कर्मधारीय तत्पुरुष। क्या होगा? कर्मधारीय तत्पुरुष समास। कर्मधारीय तत्पुरुष समास। दूसरा होता है व्याधि द्विगु तत्पुरुष समास।
द्विगु तत्पुरुष समास। ये दो भेद इसके अंतर्गत है। इसके अंतर्गत जो भेद आते हैं वो होते हैं कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा होता है करण तत्पुरुष। तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। और चौथा होता है अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। और पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष। और छठा होता है अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास। इससे पहले जो आपकी क्लास हुई उस क्लास में यानी कि कल तक हमने अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय और द्विगु चार समास के भेदों के बारे में विस्तार से चर्चा की और उनके तमाम एग्जाम्पलों को हमने आपके सामने रखा। और उसमें आपको बताया गया प्यारे दोस्तों कि किस तरीके से हमें कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास के अंतर को पहचानने की कोशिश करनी है। इसके बाद पांचवा जो हमारा समास है, पांचवे में तत्पुरुष समास है। और जो 6 है प्यारे दोस्तों वो 6 है हमारा बहुव्रीहि समास, जिसको लेंगे हम तत्पुरुष समास कंप्लीट करने के बाद। लेकिन तत्पुरुष समास की जो खासियत है, सबसे बड़ी हमारी खासियत ये है कि यही वो समास होता है जिसमें बाद वाले शब्द की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु में पहला संख्यावाची होता है, दूसरे की प्रधानता होती है, और कर्मधारय में दूसरे की प्रधानता होती है। लेकिन या तो वो समस्त पद विशेषण विशेष्य होगा, या उपमान उपमेय होगा, या फिर गुण और गुणी होगा। तो यहां सबकी डेफिनेशन ही अलग अलग है। अब आप में से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन यहां होगा कि तत्पुरुष में भी दूसरा प्रधान है, कर्मधारय में भी दूसरा प्रधान है, और प्यारे दोस्तों द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान है। ये बात बिल्कुल सही है कि तत्पुरुष में, कर्मधारय में, द्विगु में दूसरा पद प्रधान है। तो फिर डेफिनेशन से हम तीनों में अंतर कैसे करेंगे? यहाँ तत्पुरुष में जब भी प्यारे दोस्तों दूसरा पद प्रधान होता है तो वहां पहला पद कभी भी संख्यावाची नहीं होता। लेकिन यहाँ द्विगु में पहला संख्यावाची होगा तो दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसलिए हम द्विगु और तत्पुरुष के अंतर को समझ लेते हैं। कर्मधारय के अंदर जब दूसरा पद प्रधान होता है तो या तो वो विशेषण विशेष्य का जोड़ा होगा या उपमान और उपमेय का जोड़ा होगा, जबकि तत्पुरुष में कभी भी विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए 6 के 6 जो हमारे समास के भेद है उनकी डेफिनेशन अलग अलग है। अव्ययी भाव में प्रथम पद, पहला पद, पूर्व पद प्रधान होगा, और प्यारे दोस्तों वो उपसर्ग, अव्यय और निपात के रूप में होगा। इसके बाद द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे और उनमें आपस में प्रतियोगिता होगी, अर्थात एक दूसरे के खिलाफ होगा, अपोजिट होगा, विलोम शब्द की तरह होगा। और तीसरी कंडीशन आपको कर्मधारय है, विशेषण विशेष्य के रूप में होगा, और बाद में यह तो विशेषण या फिर विशेष्य की प्रधानता होगी। ऐसे ही उपमान उपमेय होगा तो या तो उपमान या फिर उपमेय की प्रधानता होगी। लेकिन यहाँ द्विगु समास में पहला संख्यावाची होगा और साथ के साथ प्यारे दोस्तों दूसरे शब्द की प्रधानता होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तत्पुरुष में केवल बाद वाला शब्द प्रधान होगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। उनमें एक भेद होता है समानाधिकरण और दूसरा भेद होता है व्याधिकरण। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है, कर्मधारय तत्पुरुष समास और द्विगु। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दोनों में ही बाद वाला प्रधान होता है, इसमें भी बाद वाला प्रधान होता है। तो जब समान आधार हो गए, समान आधार क्या हुआ? इसका भी बाद का प्रधान, इसका भी बाद वाला शब्द प्रधान। तो यहाँ बाद वाले की बात कैसे कर रहे हैं हम? कर्मधारय में हमने ले लिया यहाँ काला सांप या काला हिरण, तो यहाँ हिरण की प्रधानता है, ये कर्मधारय का उदाहरण हुआ।
यहाँ हमने पंचवटी ले लिया, तो यहाँ 5 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ वट की प्रधानता है, यहाँ हिरण की प्रधानता है। तो पंचवटी द्विगु का है, काला हिरण कर्मधारय का एक विशेषण है, दूसरा विशेष्य है। तीसरा शब्द ले लिया हमने राजपुत्र, ये तत्पुरुष का है, इसमें यहाँ पुत्र की प्रधानता है, क्योंकि राजकुमार, राजधर्म, राजनीति, राजकाज, ठीक है, राजयज्ञ कुछ भी हो सकता है। तो तीनों में एक ही चीज कॉमन हुई, तत्पुरुष में भी बाद वाला प्रधान, इसके बाद इसमें भी वट की प्रधानता, यहाँ हिरण की प्रधानता। लेकिन ये क्या है, विशेषण विशेष्य है, इसमें क्या है, पहला संख्यावाची है, लेकिन इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ना ये विशेषण विशेष्य है, ना ये पहला सब संख्यावाची है। तो जब वो अलग अलग पूछता है समास के, जब 6 भेद मानता है, तो उस समय आपको ये कहना है कि इनमें कॉमन चीज ये है कि तीनों में ही बाद वाला शब्द प्रधान है, लेकिन अलग ये है कि इसमें द्विगु में पहला संख्यावाची होगा और कर्मधारय, विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय या कर्ता का काम करेगा, जबकि तत्पुरुष में ऐसी कोई भी दोनों की कंडीशन नहीं लगती है। और जब ये बाद वाला शब्द प्रधान हो गया, इसकी वजह से ये कहलाया समानाधिकरण, और समानाधिकरण हो गए हमारे 2 प्रकार के, एक कर्मधारय और दूसरा द्विगु, और ये दोनों के दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ तक का तत्पुरुष समास हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन प्यारे दोस्तों, जो ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास है, ये कंप्लीट तब होगा जब हम कारक पढ़ेंगे, और कारकों की संख्या होती है 8। इसमें इससे पहले एक होता है कर्ता कारक, और अधिकरण के बाद होता है संबोधन। तो कर्ता और संबोधन को छोड़ के बाकी जो कारक के भेद है, वे ही 6 भेद यहाँ व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भी है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का के की देरारी, अधिकरण में पेपर, संबोधन है ओ अरे। तो ये क्या है, सब ये कारक है, जिसको आप इंग्लिश में टेंस के रूप में प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। और प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, हिंदी में इनको क्या कहते हैं, कारक। वहां आप इज है जो वाज का प्रयोग करते हो, इज इन ओप का प्रयोग करते हो, यहाँ हम ने को के द्वारा के लिए का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि जो आपके वहां इज का प्रयोग है, ओन ओप का प्रयोग है, सेम वही प्रयोग हमारे यहाँ कारक चिन्ह हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। ने का प्रयोग, को का प्रयोग, का के की का प्रयोग, के लिए का प्रयोग, में पेपर का प्रयोग। तो यहाँ व्याधि का मतलब होता है बीमारी, और करण का मतलब होता है कारण। आयुर्वेद में बीमारी के 6 कारण माने जाते हैं, जिसकी वजह से व्याधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद बन गए। तो अर्थात ये कारक पर डिपेंड होता है। जब तक हम कारक को नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास समझ में नहीं आएगा। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपसे कहेगा ग्रामगत में बताइए कौन सा समास है, और आपको ये 4 ऑप्शन देगा, इसमें से कोई भी 4 ऑप्शन देगा, कर्म तत्पुरुष, कर्ण संप्रदान या अपदान। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ ये हमारे से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ग्रामगत में समास बताना है। इसके बाद तुलसी कर्त, गुण युक्त, गुरु दक्षिणा, पथ भ्रष्ट, देशभक्त, ग्रह प्रवेश। ये सामासिक पद दे दिया आपको, और सामासिक पद दे के आपसे पूछ रहा है कि इसमें समास बताइए। इसका समास विग्रह करके ही आप इसमें समास बता सकते हो। और आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन है इनमें से कोई 4। या तो वो जब इसको समास का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर बनता है, लॉजिकली क्वेश्चन बनता है, तो प्यारे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, जब आपको सामासिक पद देके इनमें से 4 ऑप्शन देगा, क्योंकि उसको अब व्याधिकरण तत्पुरुष समास की ही नॉलेज आपकी चेक करनी है। तो उस कंडीशन में आपको यह ध्यान रखना है, यहां हम इनका समास विग्रह करके ही पहचान पाते हैं कि इनमें कौन सा समास है। एक तो हमें कारक की नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरा इनका समास विग्रह। समास विग्रह मतलब शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या।
तो यहां ग्रामगत का मतलब क्या हुआ, गांव को गया। गांव को गया, इसका समास विग्रह क्या होता है, तुलसी के द्वारा कर्त। यहां क्या होगा इसका, गुण से युक्त, गुरु के लिए दक्षिणा। मार्ग से, पथ कहते हैं मार्ग को, या पथ से भ्रष्ट, पत्र से, मार्ग से उतरा हुआ, या पथ से भ्रष्ट। देश का भक्त, गृह में प्रवेश या घर में प्रवेश। अब आपके लिए क्या नॉलेज होनी चाहिए थी, यहाँ पे आपके लिए जरूरी क्या था कि इसमें आया है को, इसमें आया है के द्वारा, इसमें आया से, इसमें आया के लिए, इसमें से, इसमें का और इसमें में। तो आपको दूसरी चीज ये ध्यान रखनी थी यहाँ पे प्यारे दोस्तों, कि यहां जब हम कह रहे हैं गांव को गया और कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के साथ कारक चिन्ह क्या आता है, को आता है। क्लियर। और जब कर्म के साथ को आता है तो ये कर्म तत्पुरुष कहलाया। गांव को गया, गांव में गया नहीं, गांव कोई कुआं नहीं है, तो गांव को गया। तुलसी के द्वारा, तो यहां करण, और करण के कारक चिन्ह आता है के द्वारा। करण का कारक चिन्ह क्या है, के द्वारा, करण से के द्वारा। इसके बाद गुण युक्त, ये भी क्या कहलाया, करण तत्पुरुष का कहलाया। और करण में क्या आता है प्यारे दोस्तों, से आता है, से के द्वारा। गुरु के लिए दक्षिणा, ये के लिए किस में आता है, संप्रदान तत्पुरुष। और संप्रदान में क्या आएगा, के लिए आएगा। संप्रदान में क्या आएगा दोस्तों, के लिए। यहाँ क्या है, मार्ग से, तो ये से किस में आता है, अपादान में। अपादान से अलग होना, तो यहाँ क्या आ गया, से अलग होना, पथ से भ्रष्ट, तो से अलग होने के सेंस में आया है, से अलग होना। देश का भक्त, देशभक्ति होता तो देश के लिए भक्त या देश की भक्ति, ठीक है। तो ये क्या होगा, देश के लिए भक्त या देश का भक्त। तो यहां आपको ध्यान रखना है, ये क्या आ गया इसमें, संबंध। ये क्या आ गया इसमें, संबंध। संबंध में क्या आता है, का के की, क्या आता है, का के की। गृह प्रवेश, ये क्या हो गया इसमें, ये हो गया अधिकरण। और अधिकरण में क्या आता है प्यारे दोस्तों, में पेपर। तो मैं यहाँ तीन चीज आपको बताना चाहता हूं। एक तो ये है कि हम, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है समास का। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन ये नहीं रहेगा कि अवयवी भाव है, कि द्विगु है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है। वो आपको प्यारे दोस्तों इन 6 में से कोई 4 ऑप्शन देगा और आपसे 2 टॉपिक की नॉलेज एक साथ चेक कर लेगा, एक तो कारक की और एक समास की। तो जब कारक और समास दोनों की नॉलेज एक ही क्वेश्चन से चेक करनी होती है स्टूडेंट की, तब प्यारे दोस्तों ये सामासिक पद दिए जाते हैं, क्योंकि ये सारे तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल है। लेकिन वो कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, इसमें भी कर्ण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। आपको ये दे के ये पूछ सकता है और इसको दे के प्यारे दोस्तों आपको इससे पूछा जा सकता है। तो ये दे के इन दोनों में से कोई पूछा जा सकता है कि संप्रदान तत्पुरुष का बताइए एग्जाम्पल क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, 1, 2, 3 और 1, 4। राइट आंसर ये हुआ। फिर पूछ लेगा आपसे अधिकरण कारक का बताइए, इसमें से कौन सा सामासिक पद है, और इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, 1, 2, 3 और 1, 4। तो गुरु की दक्षिणा नहीं होती है, गुरु के लिए दक्षिणा होता है। जब आप गुरु की दक्षिणा कहते हो तो इसको मतलब गुरु को उठाया और आपने दक्षिणा में दे दिया।
तो क्या होता है, गुरु के लिए दक्षिणा हो। तो पहले क्या समझना पड़ेगा आपको, पहले कारक समझने पड़ेंगे, तब आप इन व्याधिकरण तत्पुरुष समास को कर पाओगे। तो ये एग्जाम्पल किसके थे, ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तो पहले बहुत अच्छे से आप समास विग्रह भी जानो, ठीक है, और कारक चिन्हों के आधार पर समास को पहचानना सीखो। उसके बाद में फिर बैक यहीं आएंगे और इसके तरह के 50 एग्जाम्पल लेके प्यारे दोस्तों तब बताएंगे कौन सा समास किसमें होगा। क्लियर। तो हम कारक क्यों पढ़ा रहे हैं, हम कारक इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अगर हमें इसमें समास बताना है तो हमें में, का, से, के लिए, से के द्वारा इन को कारक चिन्हों का प्रयोग का पता होना चाहिए, अर्थात कारकों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इस टॉपिक को पूरा करने के लिए हमें कारक पर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक खुद कारक पर ही डिपेंड है। तो पहले क्या कंप्लीट करेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे कारक। तो कारक किसे कहते हैं, एक पंथ दो काम हो रहे हैं, कारक और समास दोनों एक साथ कंप्लीट होंगे। कारक कर क्रिया से बना शब्द है जिसका अर्थ करना होता है। दूसरा, वाक्य में जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। तीसरा, वाक्य में दिए गए संज्ञा सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने वाला कारक कहलाता है। कारक की कुल संख्या प्रकार 8 होते हैं। कई बार संबंध व संबोधन को कारक नहीं माना जाता। उस समय कारक की संख्या कारक की मूल संख्या 6 होती है। अब आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि बहुत सारी स्टेटमेंट कारक से संबंधित पूछी जाती है। तो पहले हमें वे तमाम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करने हैं।
और उनको करके तमाम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। अब आप समाज से अपना टोटल दिमाग हटा के केवल और केवल कारक पे लाओ। अगर यहाँ तक की चीजें आपकी समझ में आ गई है, जो मैंने बताना चाह रहा था कि अब तक हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन के आधार पे भी हम किसी दिए गए शब्द में समास बता सकते हैं, और साथ के साथ जो आपको कंडीशन बताई अवयवी भाव समास की, द्वंद्व समास की, द्विगु समास की, कर्मधारय की, उसके आधार पे भी पहचान सकते हैं। तो किसी भी शब्द में अगर हमें समास की पहचान करनी है तो हमारे पास दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। एक तो डेफिनेशन को अप्लाई करके, और दूसरा जो आपको कंडीशन बताई गई है उन कंडीशन को अप्लाई करके। लेकिन यहाँ जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास हम पढ़ रहे हैं, जिसके 6 भेद हैं, ये अपने आप में कारक वाले टॉपिक पे डिपेंड होने के कारण हम इसको डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, वो एक तरह से रटना होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से ये शब्द दे दिए तो आपने रट लिए कि इसमें गृह प्रवेश मतलब घर में प्रवेश, और जब मैं आ गया तो मैं किस में आता है, अधिकरण में पेपर। तो ये तो आप रटोगे इसको, या फिर आपको पहले से पता होगा कि हाँ अधिकरण में मैं पेपर कारक चिन्ह होता है, और उसे प्यारे दोस्तों हम मैं आ गया तो मैं आ गया तो अधिकरण हो गया। तो अगर यहाँ तक की चीज अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास का समानाधिकरण वाला भेद, तत्पुरुष समास का समानाधिकरण वाला भेद अगर यहाँ तक समझ में आपको आ गया है तो प्लीज जितने भी बच्चे लाइव है आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो और भी दूसरा तरीका है इसको समझाने का, फिर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे कारक के बाद। मैं यही देखना चाह रहा था क्योंकि इस टॉपिक को सबको पता है और सबको नॉलेज है, लेकिन इस टॉपिक में सबसे ज्यादा गलती भी आप लोग करते हो, क्योंकि आप केवल बिना सीक्वेंस के, बिना लॉजिक के किताब में देख लेते हो कि हाँ ये ऐसा होता है, इसने ऐसा कहा था, और उसी को आप सही मान लेते हो। तो यहां तक चीजें क्लियर है? चलो ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप में से एक मोहित और पंकज, 2 बच्चों को छोड़ के बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और पंकज तो शुरू से ही विद्वान लेखक साहित्यकार बनने की कोशिश कर रहा है। जब भी मैं कमेंट देखा हूं तो तभी, जब हम पहले से ये मान के बैठ जाते हैं कि हम नहीं समझना चाहते या नहीं समझ सकते, तो आप समझ भी नहीं सकते उसमें। मैंने आपको ये कहा किसी भी अच्छे टीचर से सीखने के लिए आपके पास जो ज्ञान है उसको साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले लोग कहा करते थे उसको गंगा में फेंक के आओ, उसको नदी में जो है विसर्जित करके आओ। लेकिन अब न तो कहीं गंगा में प्यारे दोस्तों आपके आसपास होगी, और ना प्यारे दोस्तों कहीं नदी आपके आसपास होगी, उसमें साफ पानी नहीं होगा। वैसे भी रिक्स है, इसलिए मैं नहीं कहूंगा अपना गंगा में फेंक के आओ नदी में, मैं कहूंगा अपने पास रखो, साइड में रखो, एक कॉर्नर में रख दो। तो यहाँ जब भी आओ तो खाली दिमाग के आओ, ठीक है। और जब खाली फोल्डर होगा तो उसमें हम बहुत कुछ सेव कर पाएंगे, लेकिन आपने अपनी मेमोरी पहले ही भरी हुई है, तो फिर उस कंडीशन में प्यारे दोस्तों आप नहीं सीख सकते हो। अगर मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया और उसके बाद स्टूडेंट को डाउट बच गया, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं, 3 साल से ऑनलाइन हूं और कई लाख बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा चुका हूं हिंदी। लेकिन मेरा अपना खुद का ऑब्जर्वेशन ये है, और आप लोग ये कहते हो कि प्यारे दोस्तों आपको पता भी है इस चीज का, अगर मैंने कोई टॉपिक कंप्लीट कर दिया और उसके बाद आपका डाउट बचा तो इसका मतलब ये तो आपने रेगुलर क्लास अटेंड नहीं की है, या फिर आप सीखना नहीं चाहते हो। क्योंकि कई बार हम फॉर्म तो भरते हैं 2021 में, लेकिन भर्ती होना चाहते हैं 2024 में, तो उस कंडीशन की वजह से भी कई बार सीखा नहीं जाता है। तो इतने बच्चों में से जो 1000 से ज्यादा बच्चे लाइव हैं, तो उनमें प्यारे दोस्तों 2 बच्चे ऐसे हैं, एक पंकज, मोहित, जिनको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इनका समझ में आने के 2 रास्ते मेरे पास हैं। एक तो रामदेव की रव से वो क्या नाम उसका, जो जेल में चले गए हैं प्यारे दोस्तों, राम रहीम। तो राम रहीम की एक गुफा खाली पड़ी है, इनको वहां गुफा में ले जाया जाए और वहां ले जाके प्यारे दोस्तों इनको एक नया मंत्र दिया जाए जो राम रहीम दिया करते थे। और एक आसाराम वाली जो गुफा है वो भी आजकल खाली चल रही है, क्योंकि आपको एटमॉस्फेयर की आवश्यकता है, और एटमॉस्फेयर आप बना नहीं रहे हो, ठीक है। आपने क्लास खोल के तो बैठ गए, लेकिन समझ में आपकी तब तक नहीं आएगा जब तक पढ़ने का मन नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं बनाओगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है समझने के दौरान। क्लियर? जब यहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ ऐप पे, तो वहां मजाक नहीं होती है, वहां 1.5 घंटे की क्लास हो या 4 घंटे की, वहां मैं सीरियस ही रहता हूँ। लेकिन जब यूट्यूब पे लेता हूँ तो वहां अलग स्किल होते हैं पढ़ाने के, वहां तरीके अलग होते हैं।
क्योंकि वहां हर तरह का बच्चा है, भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटी का बच्चा है, भिन्न भिन्न IQ लेवल का बच्चा है, अलग अलग प्यारे दोस्तों बुद्धि लब्धि वाला बच्चा है। लेकिन यहाँ बेसिक चीज से शुरुआत करते हैं, और जब बेसिक से आपको यही नहीं पता समास क्या है, समास कैसे बना है, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप कैसे समझ लोगे। अभी हमने कारक शुरू किया ना, तो ये ध्यान है ही नहीं कारक पे, बस कारक का आपको तो ये पता है, एक क्वेश्चन आएगा राम ने रावण को मारा, उसमें कारक बताना है, जरूरी है ऐसे, अरे स्टेटमेंट कभी तो आ सकता है। हमने यहां से आपको बताया कि कारक कर क्रिया से बना है, पहला क्वेश्चन तो यही बना कि कारक में कौन सी क्रिया प्रयोग हुई है, तो कारक में कौन सी क्रिया हुई है, कर। कारक का अर्थ क्या होता है, करने वाला। क्यों, क्योंकि कर क्रिया का अर्थ करना होता है, और ये संस्कृत की क्रिया है, वर्ब है, जिसको संस्कृत में धातु भी कहते हैं। इसके बाद वाक्य में जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं, अर्थात किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया से सबसे निकट का संबंध रखता है, किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया से सबसे निकट का संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, ये एक सेंटेंस हो गया। अब मेरा इस पूरे सेंटेंस में ये प्रश्न है कि इसमें कारक किसके अंदर है, कौन सा कारक है। दूसरा है राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें किसमें कारक के होने की सबसे कम योग्यता है। क्वेश्चन की वैरायटी को भी समझो, डेफिनेशन को भी साथ के साथ समझो। हमने डेफिनेशन क्या बताई आपको कि वाक्य में जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अब यहां देखो क्रिया का सीधा संबंध किससे है, राम ने रावण को बाण से मारा, कारक राम में भी है, रावण में भी है और बाण में भी है। अगर वो करता है राम को रेखांकित तो आप कहोगे कर्ता कारक, अगर करता है रावण को रेखांकित तो आप कहोगे कर्म कारक, अगर वो करता है बाण को रेखांकित तो आप कहोगे प्यारे दोस्तों बाण में कर्ण कारक है। तो ये कर्ता कारक, ये कर्म कारक, ये कर्ण कारक, तो इसमें तो 3 कारक हुए। उसने किसी को रेखांकित नहीं किया, उसने किसी को रेखांकित किया ही नहीं है। आपसे पूरे सेंटेंस में पूछ रहा है कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये पूरा सेंटेंस किस कारक से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन कर्ता कारक भी है, कर्म कारक भी है, कर्ण कारक भी है और संप्रदान कारक भी है। तो राइट आंसर केवल एक ही है, वो है कर्ण कारक। ऑप्शन में कर्ता भी है, ऑप्शन में कर्म भी है और ऑप्शन में कर्ण भी है, लेकिन राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ कर्ण कारक। क्यों, क्योंकि क्रिया क्या है, मारा। इस क्रिया से सबसे निकट का जो संबंध रखता है वो है बाण, और कारक की डेफिनेशन यही है, वाक्य में क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है, जो क्रिया से निकट का संबंध रखता है उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ बाण के साथ आया से आता है कर्ण में, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो ये क्या कहलाया प्यारे दोस्तों, ये कर्ण कारक का सेंटेंस कहलाया। क्योंकि क्रिया के सबसे निकट यहाँ बाण है, बाण के बाद क्रिया से निकट संबंध रखता है रावण, और रावण के बाद क्रिया से निकट संबंध रखता है राम। तो इसमें कारक के सबसे ज्यादा होने की योग्यता किसमें है, बाण में, उसके बाद रावण में, और सबसे कम योग्यता किसमें, राम में है कारक के होने की। अब ये राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। अब हमारा प्रश्न ये है कि दिए गए 4 ऑप्शन हैं इसमें, एक है ऑप्शन आपका दशरथ, दूसरा है प्यारे दोस्तों इसमें राम, और तीसरा है इसमें रावण, और चौथा ऑप्शन है बाण। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कारक के होने की सबसे कम योग्यता किसमें है, कारक के होने की सबसे कम योग्यता किसमें, 4 ऑप्शन है। मैं रटवाऊंगा नहीं, मैंने ये प्रॉमिस आपसे किया है, अगर एक बार आप हिंदी पढ़ लोगे तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ी कहीं भी हिंदी का ना ट्यूशन पढ़ेगी, ना कोचिंग पढ़ेगी और ना किताबों से पढ़ेगी, वो आपके घर का संस्कार बन जाएगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहेगा।
तो यहाँ क्या है, इसमें कारक के होने की सबसे कम योग्यता, वहां क्या था, कारक के होने की सबसे ज्यादा योग्यता। तो सबसे ज्यादा योग्यता किसमें थी, बाण में, और सबसे कम योग्यता किसमें है यहाँ पे, तो सबसे कम योग्यता है दशरथ में। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर प्यारे दोस्तों ए, यानी कि एक, दशरथ में। क्योंकि दशरथ डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है रावण को मारने में, सबसे ज्यादा योग्यता है बाण में, इसके बाद है दूसरे नंबर पे रावण, तीसरी योग्यता है राम में, और चौथी जो सबसे कम योग्यता है वो है दशरथ में। इसलिए राइट आंसर क्या है, कारक के होने की सबसे कम योग्यता, क्योंकि दशरथ डायरेक्ट रावण को मारने में इन्वॉल्व है ही नहीं, क्योंकि दशरथ का इस क्रिया से, मारने वाली क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं डायरेक्ट। तो सबसे कम संबंध किसका हुआ, दशरथ का, सबसे ज्यादा संबंध किसका हुआ, बाण का। तो फिर यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन बनी कि वाक्य में जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो, अर्थात निकट का संबंध हो, उसी को प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं, उसी को कारक कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कारक। वाक्य में दिए गए संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों का, तो इसमें आदि शब्द भी इस्तेमाल करो, ठीक है, वो संज्ञा सर्वनाम ही नहीं है, दूसरे भी है, आदि आदि संज्ञा सर्वनाम आदि का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने वाला क्या कहलाता है, कारक। अब जब हम सेंटेंस प्रयोग करते हैं उसमें प्यारे दोस्तों संज्ञा सर्वनाम, इसके बाद विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, निपात, इन सब कारक चिन्हों का सबका प्रयोग करते हैं, तभी तो सेंटेंस बनता है। तो यहाँ वाक्य में दिए गए संज्ञा सर्वनाम आदि का वाक्य में दिए गए दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। तो ये भी डेफिनेशन कारक की है, ये भी डेफिनेशन कारक की है। कारक की कुल संख्या कितनी होती है, 8। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कारक कितने होते हैं, तो राइट आंसर होती है 6। अगर कोई पूछे संस्कृत में कितने कारक होते हैं, तो राइट आंसर 6। क्यों, क्योंकि संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। संबोधन का काम कर्ता करता है और संबंध का काम कर्म और करण दोनों कर देते हैं। तो इसी वजह से जब पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक की श्रेणी में नहीं आता, कौन सा कारक के भेदों के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता, तो राइट आंसर है संबंध और संबोधन। तो जब पूछे कारक की कुल संख्या कितनी होती है, मूल संख्या कितनी होती है, तो जब कुल संख्या पूछते हैं तो 8, और जब मूल संख्या पूछते हैं तो 6, क्योंकि ये बाद में जोड़े गए थे संबंध और संबोधन। तो संबंध और संबोधन को छोड़ के बाकी जो बच गए वो आते हैं मूल संज्ञा में। तो कारक की संख्या 6 भी होती है, 8 भी। जब 6 और 8 दोनों ऑप्शन में हो तो आपको ये ध्यान रखना है वहां मैक्सिमम डिजिट ही ली जाती है, अर्थात 8 सही होगा। और जब जब ऑप्शन में 8 नहीं देगा तो कारक की संख्या 6 होगी। कारक की संख्या क्या होगी, 6 होगी। क्लियर। आगे की स्टेटमेंट देखो, आगे स्टेटमेंट क्या है, 6। विभक्ति की संख्या 7 होती है, 7 होती है, क्योंकि कर्ता कारक, कर्ता कारक व संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। कारक कितने होते हैं, 8, विभक्ति कितनी होती है, 7 होती है। क्लियर। इसके बाद कारक चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग भी होता है। कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है, परसर्ग। कारक चिन्ह क्या होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ये क्या है, ये 7 स्टेटमेंट हैं।
अब कर्ता कारक और संबोधन की विभक्ति कौन सी हुई? प्रथमा विभक्ति हुई। ये थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है और अनेक बार पूछा गया है। तो कर्ता में और संबोधन में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। क्यों? क्योंकि कर्ता कारक की विभक्ति प्रथमा होती है, लेकिन संबोधन कहते हैं किसी को बुलाते हैं, किसी को पुकारते हैं, किसी पर चिल्लाते हैं, उसको हम संबोधन कहते हैं। जब किसी को बुलाया जाए, पुकारा जाए, स्तुति की जाए, भजन कीर्तन की जाए, किसी पे चिल्लाया जाए तो वो संबोधन है। और वो बुलाना पुकारना बिना कर्ता के हो नहीं सकता। तो जब कर्ता के द्वारा ही संबोधन होता है तो जो विभक्ति कर्ता की है वही विभक्ति क्या हो गई प्यारे दोस्तों? संबोधन की। तो इन दोनों कारकों में केवल और केवल एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है और उस विभक्ति का नाम है प्रथमा विभक्ति। और कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या हुआ? परसर्ग हुआ। अब इसके अलावा ये तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे कारक के। दूसरे जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये वाला सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा रिपीट भी होता है। तो एक है हमारी विभक्ति और दूसरे कारक, और इसके अलावा होते हैं हमारे कारक चिन्ह। और इस कारक चिन्ह का ही दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग होता है। दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग होता है। तो यहाँ पे जब हम विभक्ति की बात करते हैं तो इसमें एक विभक्ति आती है हमारी प्रथमा, इसके बाद में द्वितीय विभक्ति आती है, इसके बाद तृतीय विभक्ति आती है, इसके बाद चतुर्थी विभक्ति आती है, इसके बाद पंचमी विभक्ति आती है, इसके बाद षष्ठी और यहाँ पे सप्तमी विभक्ति आती है। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ प्रथमा विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ विभक्तियों को आप प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं लिख सकते हो, प्रथमा ही होती है, वो प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो 6 षष्ठी हो गई, 7 सप्तमी हो गई और फिर यहाँ ये क्या हो गई? प्रथमा। तो ये क्या थी? ये सारी की सारी थी हमारी विभक्ति। इसके बाद यहाँ जो कारक होता है प्रथमा विभक्ति में वो कर्ता कारक होता है। द्वितीय में क्या होता है? कर्म कारक। इसके बाद तीसरी में क्या होता है? करण कारक। और यहाँ क्या होता है? संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति। इसके बाद पांचवी में अपादान कारक होता है और षष्ठी में क्या होता है? संबंध कारक होता है। कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। और सप्तमी में क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। और इसमें प्रथमा जो लास्ट में है इसमें कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक होगा। कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर वो कारक दे के विभक्ति और विभक्ति दे के आपसे कारक भी पूछेगा। कारक दे के विभक्ति और विभक्ति दे के कारक। ये आपसे पूछ लेगा पंचमी में कारक बताइए कौन सा, तो आप कहोगे अपादान कारक। इसमें से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। फिर आपसे पूछ लेगा कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति है, तो आप कहोगे प्रथमा, आपको ऑप्शन में 4 विभक्ति देगा। या फिर क्या पूछेगा आपसे? कारक चिन्ह। यहाँ पे कर्ता का जो कारक चिन्ह है वो ने है, कर्म का कारक चिन्ह को है, करण का कारक चिन्ह से और के द्वारा। इसके 2 कारक चिन्ह है, से के द्वारा। इसके बाद संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए और साथ का भी प्रयोग करते हैं संप्रदान में। तो संप्रदान के लिए और साथ। अपादान से अलग होना, से अलग होना अर्थात पृथकता, अलगाव के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं? अलगाव, पृथकता। पृथकता का मतलब क्या हुआ? अलग होना। क्लियर? से का प्रयोग। संबंध का के की, संबंध में का के की, रे रा री का प्रयोग होता है। अधिकरण में पे और पर का प्रयोग होता है। संबोधन में हे ए अरे का प्रयोग होता है, अजी का प्रयोग होगा और हेलो। इस तरीके से ये संबोधन का प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर और संबोधन हे ए अरे अजी और हेलो। ये है आपके कारक चिन्ह जिनको कहते हैं हम परसर्ग। अब आपसे 6 तरह के क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से।
आपसे कोई कारक चिन्ह दे देगा के लिए, ये के लिए कारक चिन्ह बताइए किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, संप्रदान, करण, कर्म और प्यारे दोस्तों कर्ता। तो राइट आंसर क्या हुआ, संप्रदान। फिर आपसे कहेगा संबंध कारक का कारक चिन्ह बताइए, इनमें से कौन सा है। संबंध कारक का कारक चिन्ह का के की, क्या है संबंध कारक का कारक चिन्ह, का के की है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, इसको देख के इसको भी पूछ सकता है, इसको देख के इसको भी पूछ सकता है। फिर वो कहेगा ये पर जो कारक चिन्ह है ये किस विभक्ति से संबंधित है। तो पर कारक चिन्ह सप्तमी विभक्ति से संबंधित है, क्योंकि यह अधिकरण कारक का है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जो भी स्पेशल बैच होते हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट हैं, जो भी स्पेशल बैच होते हैं वो सभी एग्जाम को ध्यान में रख के लाए जाते हैं। और जो भी हाल फिलहाल एग्जाम हैं यानी कि दिसंबर और जनवरी 2022 तक, उनको टारगेट करके ये प्यारे दोस्तों हम ये नया बैच लेके आए हैं। तो इसीलिए वहां ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक भर्ती की तैयारी होगी, अरे वहां पर आने वाली जितनी भी सामने भर्ती है उन सब की तैयारी होती है। क्यों, क्योंकि बेसिक चीजों से लेके प्यारे दोस्तों हाई लेवल तक जितने भी क्वेश्चन की वैरायटी है और जितनी भी डिफिकल्टियां हैं वो सारी चीज क्लियर कराई जाती है। अब ये देखो टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था, टॉपिक शुरू हुआ था कि ये जो शब्द है कारक ये किससे बना है। तो यहाँ बताया गया आपको कर से, ये थे डेफिनेशन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो यहाँ आपको 7 स्टेटमेंट बताई गई, तो डेफिनेशन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए। इसके बाद फिर क्या बताया जा रहा है, विभक्ति दे के कारक या कारक दे के कारक चिन्ह दे के कारक या कारक दे के विभक्तियां पूछी जाती है। इसको देगा ये पूछ लेगा, इसको देगा ये पूछ लेगा, 3 क्वेश्चन। इसको देगा ये पूछ लेगा, इसको देगा ये पूछ लेगा, 3 क्वेश्चन। इसको दे के इसको या इसको पूछ लेगा। तो ये यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे। कैसे याद करोगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का के की रे रारी अधिकरण में पे पर। और जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तब तक आप व्याधिकरण तत्पुरुष समास नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो हमने व्याधिकरण तत्पुरुष समास किया था वो इन कारक चिन्हों के आधार पे किया था। गृह प्रवेश में ये में आया था, घर में प्रवेश, तो घर में प्रवेश जब में आ गया तो में किस में आता, अधिकरण, इसलिए गृह प्रवेश में अधिकरण तत्पुरुष समास हुआ। फिर क्या हुआ, अधिकरण तत्पुरुष समास। अभी वहां आपने क्या किया था, पथ भ्रष्ट, पथ कहते हैं मार्ग को, तो मार्ग से उतर गया हो, जिस मार्ग पे चलना था ऐसे ना चल के पथ से भ्रष्ट हो गया। तो से अलग होना, अलगाव को बता रहा है वो, और जब अलगाव को बता रहा है तो ये से अलग होना आएगा, तो इसमें अपदान कारक हो गया। ग्रामगत, गांव को गया, को कारक चिन्ह किसका है, कर्म का, तो इसलिए ग्रामगत में क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष हुआ। तो मैं ये कारक क्यों पढ़ा रहा हूं, एक तो कारक से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, और दूसरा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमें व्याधिकरण तत्पुरुष समास कंप्लीट करना है, क्योंकि वो इस टॉपिक पर डिपेंड है। मैंने बहुवीरी समास कंप्लीट क्यों नहीं कराया पहले, क्योंकि पहले तत्पुरुष पढ़ेंगे उसके बाद बहुवीरी करेंगे। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहां पर जो ये को है तो ये किसका कारक चिन्ह है, कर्म का। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा किसमें कौन सी विभक्ति है, कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, परसर्ग क्या होता है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो आते हैं सेंटेंस दे के, 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पूरे सेंटेंस में और एक शब्द को रेखांकित करके पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो हमारा कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक की जो डेफिनेशन है, कर्ता कारक क्या है, कर्ता कारक जो स्वतंत्र पूर्वक कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है,
गीता गाती है, मोर नाचता है, बच्चे खेलते हैं। यहाँ पढ़ता, गाती, नाचता, खेलना ये क्या है? क्रिया है। और इस क्रिया जो सीधे प्रभावित कर रही है वो किसको है? कर्ता को। तो यहाँ ये बच्चे, मोर, गीता, राम क्या है? कर्ता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, हमने कारक चिन्ह का प्रयोग किया ही नहीं। हम यहाँ सीधे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि यहाँ कार्य को करने के लिए राम स्वतंत्र है, गीता स्वतंत्र है, मोर स्वतंत्र है और बच्चे स्वतंत्र हैं। तो कार्य को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे मजबूरी में कार्य कराया जा रहा हो। अगर मजबूरी में कार्य कराया जा रहा है तो जो स्वतंत्र रहेगा उन तीनों में, उसी को कर्ता कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते में जा रहे हो और आपके पास कुछ पैसे हैं, आपके साथ आपका एक साथी भी है, लेकिन अचानक कोई एक प्यारे दोस्तों बंदूक लेके आ जाता है और आपके साथी की कनपटी पे बंदूक लगा के, कमर में बंदूक लगा के कहता है कि जो आपके साथ में जा रहा है इससे पैसे निकलवा। तो वो मजबूर हो गया क्योंकि उसकी कमर में, उसकी कनपटी पे बंदूक रखी हुई है। अब वो जो है जबरदस्त है, उसको अपनी जान प्यारी है। अब उसने आपकी गर्दन दबोच ली क्योंकि वो आपका साथी था, आपसे हट्टा कट्टा रहा है, तो आपको गर्दन पकड़ ली कि फुर्ती करके पैसे दे, जान बचानी है। तो यहाँ एक आदमी बंदूक वाला है, एक आदमी वो है जिसकी कनपटी पर बंदूक लगी हुई है, और एक तीसरा आदमी वो है जिसके पास पैसे हैं। तो यहाँ कार्य को करने के लिए स्वतंत्र केवल और केवल बंदूक वाला व्यक्ति है। बाकी तो एक तो जान बचाने के लिए मजबूर है, और एक तीसरा जो पैसे निकाल के दे रहा है वो इसलिए मजबूर है क्योंकि जिसकी कनपटी पे बंदूक लगी है वो या तो उसका साथी है, उसकी जान बचानी है, या वो इसलिए मजबूर है कि उसके साथी ने उसी की गर्दन पकड़ ली कि फुर्ती करके पैसे दें। तो इन तीनों कंडीशन में तीन आदमी थे, लेकिन इनमें से कर्ता कारक जो कहलाएगा वो कर्ता कारक कहलाएगा बंदूक वाला। कौन कहलाएगा? बंदूक वाला। तो इसीलिए जो स्वतंत्र पूर्वक कार्य करता है उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? कर्ता कारक कहते हैं। तो यहाँ कार्य को करने के लिए स्वतंत्र कौन हुआ? यहाँ कार्य को स्वतंत्र करने के लिए यहाँ राम, गीता, मोर और बच्चे हुए। दूसरा जो कारक है हमारा, वो कारक होता है प्यारे दोस्तों कर्म कारक। दूसरा कारक क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक में कर्ता जिस कार्य को सबसे जिस कार्य को सबसे पहले करता है, कर्ता जिस कार्य को सबसे पहले करता है वो क्या कहलाया? वो कर्म कहलाया। वो क्या कहलाया? कर्म। दूसरा, कर्ता के लिए जो सबसे अभीष्ट है, इष्ट है, इच्छित है, उसे भी कर्म कहते हैं। उसे भी क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। कर्ता जिसे पसंद करता है वो भी क्या कहलाता है? कर्म। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ अभिष्ट का मतलब होता है जो उसके लिए सबसे पहले करने योग्य है। इष्ट का मतलब होता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा उत्तम है, और यहाँ इच्छित का मतलब होता है जिसकी वो सबसे पहले इच्छा रखता है। मान के चलो आप किसी होली या दिवाली पे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हो। आप जिस देवी या देवता की पूजा सबसे पहले करोगे वही आपके लिए अभिष्ट है, वो आपके लिए इष्ट है, वो आपके लिए इच्छित है। आपको दो कार्य एक साथ करने पड़ रहे हैं। अब उन दो कार्यों में से जो कार्य आप सबसे पहले करोगे
वही आपका अभीष्ट कर्म कहलाएगा, इष्ट कर्म कहलाएगा, इच्छित कर्म कहलाएगा। तो यहां जब कर्ता दो कार्य को एक साथ करता है, उनमें से जिसे सबसे पहले करेगा वो बन जाता है उसका कर्म। क्या बन जाता है? उसका कर्म। जैसे राम गांव में जाता हुआ, राम गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है। राम गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है। तो यहाँ पे दो कर्म है, एक तो फूल तोड़ना और दूसरा गांव में जाना। तो यहाँ राम जब घर से निकला तो वो गांव में जाने के लिए निकला, ना कि फूल तोड़ने के लिए। तो यहाँ इन दो में से प्यारे दोस्तों ये जो गांव में जाना है ये कहलाया प्रधान कर्म। ये क्या कहलाया? ये प्रधान कर्म कहलाया। इसी को प्यारे दोस्तों हम मुख्य कर्म कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को कहते हैं मुख्य कर्म। और ये जो फूल तोड़ना है ये कहलाया अप्रधान कर्म। ये क्या कहलाया? अप्रधान कर्म कहलाया। और इसी अप्रधान कर्म का दूसरा नाम होता है गौण कर्म, जो ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो। तो जब भी दो कार्य आपको एक साथ करना पड़ता है तो उनमें से आप जिसे सबसे पहले करते हो वो आपका कर्म कारक कहलाएगा। जब 3, 4, 5, 10 कार्य एक साथ करने पड़े तो जहां से आप शुरुआत करोगे वो आपका पहला कर्म अर्थात मुख्य कर्म, प्रधान कर्म अर्थात कर्म कारक कहलाएगा। तो राम गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है। तो जो घर से निकला तो वो गांव में जाने के लिए निकला, या कहीं शहर में वो रहता था, वहां से वो गांव में जाने के लिए निकला था, फूल तोड़ने के लिए नहीं। रास्ते में फूल मिल गए तो उसने तोड़ ली। लेकिन आपका जो कारक कहलाएगा तो प्यारे दोस्तों वो कहलाएगा गांव में। अब ये नहीं कहोगे सर ये तो अधिकरण है, यहाँ तो मैं आया है। गांव कोई कुआं नहीं है, वो उसमें जा रहा है। तो इसीलिए गांव क्या है, यहाँ पे गांव में जाना क्या है, उसके लिए प्यारे दोस्तों कर्म है। तो ये प्रधान कर्म कहलाया, जिसको हम मुख्य कर्म भी कहते हैं। फूल तोड़ना अप्रधान कहलाया। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा प्यारे दोस्तों कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। आप कहोगे एक होता है प्रधान कर्म और दूसरा होता है अप्रधान कर्म। इसी प्रधान कर्म का नाम है मुख्य कर्म और इसी को हम क्या कहते हैं? गौण कर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौण कर्म कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो कर्ता जिस कार्य को सबसे पहले करता है, गांव में सबसे पहले जाता है, गांव में जाना कर्म हुआ। कर्ता के लिए जो सबसे ज्यादा अभिष्ट है, गांव में जाना सबसे अभिष्ट है, इष्ट है, इच्छित है। कर्ता जिसे पसंद करता है, कर्ता यहाँ पसंद गांव में जाना कर रहा है, फूल बाद में तोड़ रहा है, इसीलिए ये पहला कर्म ही कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। इसके बाद कर्म कारक की दूसरी कंडीशन। कर्म कारक की दूसरी कंडीशन क्या है? कर्म कारक की दूसरी कंडीशन ये आपको ध्यान रखना है। जिस वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, समीप, निकट, आसपास, समीप, निकट, आसपास आदि, निकट आसपास का प्रयोग हो वे वाक्य कर्म कारक के होते हैं। वे वाक्य कर्म कारक के होते हैं अर्थात वहां कर्म कारक होता है, अर्थात वहां कर्म कारक होता है। जैसे गांव के दोनों ओर, गांव के दोनों ओर तालाब है।
विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। मेरे घर के समीप पार्क है। आपके कॉलेज के निकट एक भव्य मंदिर है। गांव के आसपास से या गांव के निकट से नदी बहती है। नदी बहती है। अब ये जो 5 सेंटेंस है ये भी कर्म कारक के हैं। ये कर्म कारक के प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये दूसरी कंडीशन है जो आज पहली बार आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ कर्म कारक में एक तो जब भी प्यारे दोस्तों यहाँ क्या आया है, दोनों ओर, ये क्या है, चारों ओर, यहाँ पर क्या है, समीप, यहाँ पे क्या है, निकट, और यहाँ पे क्या है, आसपास। तो जब भी किसी सेंटेंस में निकटता का बोध हो, दोनों ओर या चारों ओर की बात करे, तो वे सेंटेंस में भी कर्म कारक के हैं। ये कर्म कारक की दूसरी कंडीशन है जो आज के टाइम में हाल फिलहाल पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जिस वाक्य दोनों ओर, जिस वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, समीप, निकट, आसपास का प्रयोग हो, वे क्या कहलाते हैं, कर्म कारक के। पांचों के पांचों सेंटेंस क्या है, कर्म कारक के हैं। एक कंडीशन तो ये थी जिसके बारे में आप पहले से जानते थे कि कर्ता जिस कार्य को सबसे पहले करता है वो क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। अगर मैं यहाँ सेंटेंस प्रयोग कर लूं कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो आप क्या बताओगे कि यहाँ रावण कर्म कारक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कर्ता का जो कारक चिन्ह है वो को होता है। तो यहाँ को आ गया तो रावण क्या हो गया, यहाँ कर्म हो गया। रावण क्या हो गया, यहाँ कर्म हो गया। तो दूसरा, दो तरीके से आप कारक की पहचान कर सकते हो दोस्तों। एक तरीका तो आपके पास ये है, जैसे यहां मैंने सेंटेंस लिए, नारद जी केले खाते हैं, मोर सांपों को खाता है, बंदर चना व केले खा लेता है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है, राम ने पुस्तक पढ़ी। ये पांचों के पांचों सेंटेंस किसके हैं, ये कर्म कारक के सेंटेंस हैं। किसके सेंटेंस हुए, कर्म कारक के। दो तरीके से आप बता सकते हो किसी भी सेंटेंस में कौन सा कारक है। एक तो डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, कर्ता जिस कार्य को सबसे पहले करता है वो कर्म कहलाता है। कर्ता के लिए जो इष्ट है अभिष्ट है वो कर्म कहलाता है। और जहां भी प्यारे दोस्तों कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वो भी कर्म कारक कहलाता है।
तो यहाँ पे इसमें क्या क्या आया है, को, तो इसलिए मैंने मोर सांपों को खाता है, तो यहाँ को कारक चिन्ह आया, बाकी कोई कारक चिन्ह है नहीं। तो आपने इससे पहचान लिया कि मोर सांपों को खाता है, कर्म कारक है। लेकिन बाकी में मैंने प्यारे दोस्तों जानबूझ के को कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। तो आपको ये ध्यान रखना है, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि डेफिनेशन के आधार पे भी चीजें पूछी जाती है, कंडीशन के आधार पे भी चीजें पूछी जाती है। और जब तक आप सही तरीके से पूरे स्टेटमेंट को नहीं समझोगे तब तक प्यारे दोस्तों आप रटते रहोगे। जहां को आता है, अब मान के जो राम ने रावण को मारा, वो जमाना थोड़ा ही है, नहीं पूछा जाएगा राम ने रावण को मारा कौन सा कारक है। तो ये नए ट्रेंड के तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, कुछ ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें प्यारे दोस्तों नहीं आ रही है। तो यहाँ नारद जी केले खाते हैं, तो अब आपको ये देखो कि यहाँ प्यारे दोस्तों ये जो नारद जी है करता, ये कर क्या रहे हैं। तो नारद जी किसको पसंद कर रहे हैं, यहाँ केले को खाना पसंद कर रहे हैं, और जिसे पसंद किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो कर्म कहलाता है। नारद जी यहाँ क्या कार्य कर रहे हैं, वो कर्म कहलाता है। तो यहाँ प्यारे दोस्तों ये खाते क्या है, यहाँ केले हैं। तो ये जो खाने की जो क्रिया है किस पर डिपेंड है, यहाँ केले। तो यहाँ डेफिनेशन क्या है, जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया का, खाने क्रिया का केले से सीधा संबंध है। नारद थोड़ा ही खाए जाते हैं, अरे क्रिया है यहाँ खाते, यहाँ भी खाना है, यहाँ भी खाना है, यहाँ पढ़ना है, यहाँ पढ़ी है। तो मैंने यहाँ पर इस खाने का संबंध केले से है, यहाँ इस खाने का संबंध सांप से है, यहाँ इस खाने का संबंध केले और चने दोनों से है, और यहाँ इस पढ़ने का संबंध पाठ से है, और यहाँ इस पढ़ी का संबंध पुस्तक से है। तो जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो उसी को कारक कहते हैं। तो यहाँ इस क्रिया का सीधा संबंध किससे हुआ, पुस्तक से, तो पुस्तक कर्म हुई। इस क्रिया का संबंध किससे हुआ, पाठ से। इसके का संबंध किससे हुआ, चना और केले से। इसका संबंध किससे हुआ, सांप से, और इसका संबंध किससे हुआ, केले से। इसीलिए यहाँ केले, सांप, चना, केले, पाठ और पुस्तक कर्म है। और ये सारे के सारे सेंटेंस कर्म कारक के। यहाँ पे करता था नारद, मोर, बंदर, अध्यापक, राम, लेकिन यहाँ क्रिया का सीधा संबंध पहले किससे था, कर्म से था, इसलिए कर्म कारक के सेंटेंस बने। अब मान के चलो उसको नहीं पूछना है कर्म, और वो यही सेंटेंस देता है। अब आपको रेखांकित करेगा, राम में कारक बताओ, अध्यापक में कारक बताओ, बंदर में कारक बताओ, मोर में कारक बताओ, नारद जी में कारक बताओ, तो आप कहोगे कर्ता कारक। और जब तक रेखांकित नहीं कर रहा है तो आप सीधे डेफिनेशन अप्लाई करोगे, और डेफिनेशन ये है कि क्रिया का जिससे निकट संबंध होता है, क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। टेंस में क्या करते हो जी आप, यही तो करते हो जो आपको बता रहे हैं। तो इंग्लिश में जो टेंस का काम है, हिंदी में वही कारक का काम है। तो इसीलिए सारे सेंटेंस किसके हुए, कर्ता कारक मौजूद। एक ही सेंटेंस में सारे कारक हो सकते हैं, एक ही सेंटेंस में सारे कारक हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में केवल एक ही कारक होता है। तो ये सारे के सारे किसके थे, ये कर्म कारक के सेंटेंस है। ये किसके हैं, कर्म कारक के। सुनो ध्यान से, हे छात्रों, राम ने रावण को सीता के लिए अयोध्या से जाकर श्रीलंका में लक्ष्मण की सहायता से युद्ध करते हुए बाण से मारा था। अब ये एक ही सेंटेंस है, ये क्या है, एक ही सेंटेंस है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कारक बताइए। तो प्यारे दोस्तों, जब वो इस पूरे सेंटेंस में किसी को रेखांकित ही ना करे और आपसे कारक पूछे तो आपको डेफिनेशन अप्लाई करनी है। और डेफिनेशन क्या है
कि ये देखना है कि इसमें क्रिया क्या है, मारा। क्रिया का सीधा संबंध किससे है, बाण से। तो ये पूरा सेंटेंस करण कारक का कहलाया। क्या कह रहा है, करण कारक का, जबकि इसमें कारक सारे हैं। लेकिन डेफिनेशन हमें कह रहे हैं कि जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो, जिससे क्रिया का निकट संबंध हो, वो कारक कहलाया। अब इसने किसी को रेखांकित ही नहीं किया, इसमें कारक पूछ रहा है आपसे, तो करण कारक का सेंटेंस बना पूरा का पूरा। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर वो ये कह रहा है कि यहाँ हे छात्रों में कारक बताओ, बाण ऑप्शन दिया ही नहीं, बाण ऑप्शन में ही नहीं दिया, उसको कारक पूछ रहा है। उसने कर्ता दे दिया, कर्म दे दिया, कर्ण दे दिया, संप्रदान दे दिया। तो हमें जो ऑप्शन हमें देगा उसके आधार पर डिसीजन लेंगे। उसने रेखांकित किया हे छात्रों में बताइए, तो हे छात्रों क्या है, संबोधन कारक है। हे छात्रों में कौन सा कारक है, इसमें संबोधन कारक है। तो यहाँ तो इसमें संबोधन कारक आ गया, क्यों, क्योंकि ये संबोधन चिन्ह लगा है। यहाँ पे राम क्या है, राम कर्ता कारक है। यहाँ रावण क्या है, रावण कर्म कारक है। यहाँ सीता के लिए क्या है, यहाँ संप्रदान कारक है। और यहाँ अयोध्या से जाकर अयोध्या छोड़ेगा तभी तो जाएगा, तो यहाँ क्या है, इसमें आपादान कारक है, से अलग होने के लिए आया, अयोध्या से जाकर कह रहा है। यहाँ श्रीलंका में ये अधिकरण कारक है, ये क्या है, अधिकरण कारक। लक्ष्मण की क्या है, सहायता। तो यहाँ जब साथ लिया गया तो क्या कहलाएगा, ये संप्रदान कहलाएगा। इसके बाद में युद्ध करते हुए, युद्ध क्या है, आधार है, अधिकरण है, जहां कार्य संपन्न हो रहे हैं, इसमें अधिकरण कारक है। और यहाँ बाण में करण कारक है, और मारा में कर्म कारक है। आगे सारे कारक। तो एक ही सेंटेंस में सारे कारक हो सकते हैं। अब वो उसकी मर्जी, वो आपसे क्या पूछे। तो यहां वो शब्द को रेखांकित करके पूछे, अंडरलाइन करके पूछे, या वो ऑप्शन दे आपको किसी पर्टिकुलर, इसमें बताइए कौन सा कारक है, अधिकरण कारक बताइए इस पूरे सेंटेंस में किसमें है, श्रीलंका में। फिर एक ऑप्शन दे देगा लक्ष्मण में, एक दे देगा श्रीलंका और युद्ध में, एक दे देगा बाण में और रावण में। तो इस तरह किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आप रट्टा क्यों मारते हो कि हमने तो ऐसे पढ़ा है, हमने तो किताबों में ऐसे देखा है। किताबों से अगर भर्ती हुआ करते तो ये पूरे भारत में और भारत से बाहर ये कोचिंग सेंटर ना होते, ठीक है। ये टीचर की भी आवश्यकता ना पड़ती, फिर राइटर हुआ करते और वही खुद का पब्लिकेशन हुआ करता और वहीं से किताबें चलती। और सबसे ज्यादा भर्ती लाइब्रेरी में जो बुक रखी होती है, लाइब्रेरी वालों के बच्चे भर्ती हुआ करते, कि जो बुक स्टोर खोला करते उनके बच्चे भर्ती हुआ करते, क्योंकि उनके पास तो हर राइटर की बुक है। लेकिन उनके बच्चे सबसे ज्यादा बेरोजगार है, वो भी फिर दुकान ही करता है, जो किताबों की दुकान चलाता है। उसका रीजन क्या है, वो बिजनेस है, और वहां पे एक चैन बन जाती है, कहां से माल आएगा और कहां माल जाएगा। लेकिन भर्ती कौन होगा, जो कॉन्सेप्ट को लॉजिकली सीक्वेंस में जो जो टॉपिक जिस पर डिपेंड है उसको ध्यान में रख के समझेगा। तो किताबों से पढ़ने में आप केवल और केवल 50% तैयारी करोगे, और किसी भी पेपर का अगर आप 50% करके आ रहे हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ही नहीं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, डेफिनेशन को अप्लाई करके कंडीशन को देखना पड़ेगा, स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा, और क्वेश्चन की अलग अलग वेराइटी देखनी पड़ेगी। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ हे छात्रों, राम ने रावण को सीता के लिए अयोध्या से जाकर श्रीलंका में लक्ष्मण की सहायता से युद्ध करते हुए बाण से मारा। अब आप में से जो 3-4 विद्वान है, लेखक है, साहित्यकार है, फार्म भरे हुए हैं एसएससी जीडी का, यूपीएसआई का, यूपी SSSC का, और बन रहे हैं विद्वान लेखक साहित्यकार। तो आज के टाइम में कलयुग चल रहा है, और कलयुग में विद्वान लेखक साहित्यकार को कोई नहीं पूछता। देख लो, मैं टीचर हूं, मैं लेखक भी हूं, कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इसीलिए आप मेरे जैसा मत बनो, मैं तो 6 नौकरी ले चुका हूं, 7 भी कर रहा हूं। तो इसलिए आप सिर्फ पेपर के पर्पज से पढ़ो, दिमाग मत लगाओ बेफालतू का, क्योंकि यहाँ जितना पढ़ाते हैं ना उसका 50% भी समझ में आ गया तो आप हिंदी में 100% परफॉर्मेंस कर दोगे, क्योंकि 100% समझ में आ गया तो फिर आप मेरी जगह ही खड़े हो जाओगे, ठीक है। तो 100% तो मैं समझाऊंगा ही नहीं आपको, क्योंकि फिर मेरी सीट खतरे में पड़ जाएगी। भाई ये मेरा शौक है, मेरा खेल आप ले लोगे तो फिर मेरे साथ तो खेला कर दोगे आप, और खेला मैं होने नहीं दूंगा। तो आप इतना पढ़ो और आप इतना पचाओ जिससे हम भर्ती हो जाएं। और वो क्या है, वो सारे ये हैं। तो ये सारी कंडीशन आपको इसलिए बता रहे हैं स्टेटमेंट वाली, क्योंकि दोस्तों यही पूछा जाए, वो जमाना चला गया,
राम ने रावण को सीता के लिए मारा, बताइए कौन सा कारक है? वो नहीं आएगा, वो जमाना चला गया। आपसे ये पूछेगा ये अभी जो आप पहली बार पढ़ रहे थे, ठीक है। आपको अभी एक बात बताओ मुझे, जब मैं यहाँ एग्जाम्पल दे चुका था, मैंने यहाँ कंडीशन भी दे दी आपको, मैं एग्जाम्पल दे दिया समय, मुझे क्या आवश्यकता थी इन सब 5 एंड सेंटेंस को बताने की? और चलो मैंने जब ये 5 भी बता दिए, ये कंडीशन अलग थी, मुझे क्या आवश्यकता थी फिर ये 5 सेंटेंस बताने की? क्योंकि मुझे ये पता है कि ये अगर मैं 5 और बता दूंगा और 5 ये 10 और 2 प्यार 12 एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनेगा कर्म कारक का। क्योंकि जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता हूं वो पेपर में आता है। टीचर के 2 काम होते हैं, एक तो वो जो समझाए यहां से यहां तक वो 100% जाए, और दूसरा काम ये होता है कि जो पढ़ाए वो पेपर में आए। इसके अलावा टीचर का कोई काम ही नहीं होता, सारा काम बच्चे का होता है। रिजल्ट फाइनली बच्चे को देना है, लेकिन वो रिजल्ट कब आएगा? जब उसके टीचर ने उसको वो पढ़ा दिया हो जो उसके सिलेबस में है, उसको सिलेबस पूरा कराया गया हो, और वहां से बनने वाली हर तरह की क्वेश्चन की वैरायटी कंडीशन उसको बता दी गई हो, और जो पढ़ाया हो उसी में से पेपर आ जाए तो बच्चा भर्ती हो जाएगा। और पढ़ा तो रहे हैं इतना और आए ना इतना भी, तो फिर वो विद्वान ही बनेंगे, लेखक बनेंगे, 2026 में या 24 में जाके भर्ती होंगे। तो इसलिए आपको भी कहता हूं, जब भी पढ़ो तो मन से पढ़ो, सीरियस होके पढ़ो। जब मन नहीं है तो मत पढ़ो, क्योंकि बिना मन से अगर काम करोगे उसका कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो सिर्फ खाना पूर्ति है, उसमें हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और उसमें हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम एज जो है हमारी वो एग्जाम की निकल जाएगी, और बाद में होश आएगा काश हम और मेहनत कर लेते, काश हम और सीरियस हो जाते, काश हम सही टीचर हमें सही समय पे मिल जाते। तो वो जो काश वाली स्थिति पैदा होगी आपके सामने, आप उससे बचने के लिए तरीका यही है, जब भी आप सरस्वती के पास बैठो तो ये सोच के बैठो कि आप मंदिर में बैठे हो, और मंदिर में आपको गाली देने का मन नहीं करेगा किसी को, मंदिर में किसी से बदला लेने की भावना भी नहीं आएगी, मंदिर में आपको पड़ोसी से जो ईर्ष्या है वो भी उत्पन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर है, वहां पत्थर की मूर्ति रखी है, कहीं भगवान नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है कि नहीं यहाँ भगवान है, और वो एक एटमॉस्फेयर है। इसलिए कहीं भी किसी भी मंदिर में आप जाओगे तो वहां कभी भी बुरे ख्याल नहीं आएंगे, लेकिन जब आप किताबों के पास बैठते हो उसके बावजूद भी बुरे ख्याल आने शुरू लगते हैं। इसका मतलब यह है कि फार्म 2021 में भरे हैं, भर्ती 2024 में होना चाहते हैं। जब फार्म 21 में है, पेपर 21 में हो रहा है, तो 21 की तैयारी करो ना, 24 की तैयारी क्यों कर रहे हो? तो वहीं प्यारे दोस्त, सरस्वती को जब तक आप इज्जत नहीं करोगे तो ये सरस्वती भी आप पे वरदान आपको नहीं देगी। सर जी मेरी तो समझ में नहीं आया, समझ में कहाँ आ जाएगा भाई? समझने वाली पोजीशन में ना तो खुद बैठे हो। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो बिना नहाए धोए क्लास ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा नहाने का टाइम सुबह मॉर्निंग का, नहाएंगे जाके 12 बजे, तब तक तो कोई किसी के सर में दर्द होगा, किसी को आलस्य आ जाएगा, किसी के अंदर नेगेटिव विचार आ जाएंगे, तो फिर काम कैसे होगा? अरे पढ़ने के अपने तौर तरीके हैं, लड़ाई लड़ने के अपने तौर तरीके हैं, खेती करने के अपने तौर तरीके हैं, बिजनेस करने के अपने तौर तरीके हैं। हर आदमी अपने तौर तरीके का प्रयोग कर रहा है, लेकिन आप के कोई तौर तरीके ही नहीं है। हर शिक्षक अगर है तो गुण है, वो गाली नहीं दे सकता, शिक्षक किसी को मार नहीं सकता, शिक्षक चोरी भी नहीं कर सकता, और शिक्षक लड़कियों के साथ बदतमीजी भी नहीं कर सकता। क्यों? वे शिक्षक के गुण है। लेकिन स्टूडेंट सब कर सकता है, स्टूडेंट के भी गुण है, उसके अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद में सोना चाहिए, उसको ऐसे नहीं खर्राटे मार के सो रहा है, फिर एज निकल जाएगी, फिर खूब खर्राटे मारना, ठीक है। बुगले जैसा ध्यान होना चाहिए। अब ध्यान है प्यारे दोस्तों आपको किसी दूसरे पशु जैसा, जिसको पता ही नहीं कौन तेरे पास से आ गया कौन चला गया, तो फिर भर्ती 2021 में कैसे होंगे? तो विद्यार्थी के भी कुछ गुण होते हैं, और जब तक वे गुण आपके अंदर नहीं होंगे तब तक ये पढ़ा हुआ सफल नहीं होगा, काम नहीं होगा। टीचर तो सबको पढ़ाता है, बराबर पढ़ाता है, इक्वल पढ़ाता है, और बेसिक चीजों से लेके हाई लेवल तक पढ़ाता है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप कितना अचीव कर पा रहे हो, कितना आज नया सीखा। समस्या तो यही है कि जो आप पहले से सीख लेते हो उसी में उलझ पुलझ रहते हो, वही टीचर को देना चाहते हो। अब मान के चलो मैं यहाँ कुछ भी पढ़ाने लगा और आपसे पूछने लगा ये बताओ, फटाफट कमेंट आएंगे। क्यों? आप शो करना चाहते हो। ज्ञान सरस्वती को, पैसे को और घर की लड़की और स्त्री को ये 100 पीस नहीं है, ये 100 के पीस नहीं है। शो नहीं करना, जितना अपने पास है चुपचाप रखो, ठीक है। दूसरे के पास जो है उसको लेने की कोशिश करो,
और पहले से मेमोरी फुल हो गई और दे दनादन आप अपना दिए जा रहे हो, उल्टा निकाले जा रहे हो, तो दूसरे से आप कुछ नहीं सीख सकते। ठीक है, तो इसीलिए जब भी पढ़ो ठंडे रह के पढ़ो। ठीक है, क्योंकि वो आपके काम की चीजें हैं। टीचर का सिर्फ यहाँ ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो छोटी चीज है, टीचर का अनुभव भी यहाँ बोलता है। और जो वो अनुभव आपकी एज 18 साल है, 20 साल है, 25 साल है, लेकिन टीचर तो आपका कोई 40 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 30 साल का है। वो भी पढ़ाई किया था यही जो आप पढ़ रहे हो, उसने भी सिलेक्शन लिए, कुछ ने छोड़ दिए, कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ डेपुटेशन पे। इतने भी टीचरों से आप पढ़ रहे हो कैरियर भी लैब पे, वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। इसीलिए वो हवाबाजी में नहीं पढ़ाते हैं, वो हा हु करके नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वो मैच्योर है, उनको पता है भर्ती कैसे हुआ जाता है। वो पे चीजें डेवलप करनी पड़ती है अपने अंदर। तो जब तक आप अपने अंदर उन चीजों को विकसित नहीं करोगे जो एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, तब तक इस ज्ञान को केवल आप सूचना बना दोगे, और सूचनाएं कभी काम नहीं आती है। जब सूचनाओं का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होने लगे, तब आप उसको मानना कि हाँ वो ज्ञान में कन्वर्ट हो गया है। तो सीखी गई चीज का दूसरी जगह प्रयोग करना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। ये क्या था? ये कर्म कारक था। क्या था दोस्तों? कर्म कारक। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें यह भी आपको समझ में आ गया कि एक ही सेंटेंस में सारे कारक भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद तीसरा हमें क्या करना है? तीसरा करना है करण कारक। और करण कारक से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? एक तो क्वेश्चन बनेगा इसका कारक चिन्ह से ये द्वारा होता है, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसमें जो विभक्ति होती है वो तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। क्लियर? और फिर क्या बनेगा? कंडीशन बनेगी। कौन सी कंडीशन बनेगी? कंडीशन बनेगी ये क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन, क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन करण कहलाते हैं या करण कारक कहलाते हैं। कर्ता किसी कार्य को संपन्न करने के लिए जिन साधनों हेतु कारण का प्रयोग करता है उसे करण कहते हैं। तीसरा, जिस माध्यम से कार्य संपन्न हो या पूरा हो, वह करण कहलाता है। वह करण कहलाता है। ये तीनों चीज एक ही बात को कह रही है। क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन क्या कहलाएंगे? करण कहलाएंगे। कैसे? जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, भीम ने दुर्योधन
को गदा से मारा। पुलिस ने चोर को लात व थप्पड़ से मारा या पीटा। थप्पड़ से पीटा या मारा। आपने आंखों से चंद्र ग्रहण आपने आंखों से चंद्र ग्रहण देखा। पिताजी मेट्रो से कार्यालय जाते हैं। मैं अपने कॉलेज कार से जाता हूँ। आप स्कूटी से बाजार जाते हो। तुलसीदास द्वारा रामचरित्र मानस की रचना। तुलसीदास द्वारा रामचरित मानस की रचना की गई। सूरदास के द्वारा सूरसागर ग्रंथ लिखा गया। अब समझने की कोशिश करो दोस्तों, टाइम थोड़ा ऊपर हो गया है लेकिन इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, एक तो यहां पर से आया है, इससे भी पहचान सकते हैं क्रिया का संबंध इससे है। यहाँ पे भी से आया है, ये भी क्रिया के निकट है। यहाँ पे भी से आया है, ये भी क्रिया के निकट है। यहाँ पे भी से आया है, इसमें भी से है, इसमें भी से है, यहाँ पे भी से है, यहाँ पे द्वारा है और यहाँ पे के द्वारा है। और ये अपने आप में आपको ये ध्यान रखना है, करण कारक में जो कारक चिन्ह है वो से के द्वारा है। तो जहां भी द्वारा आ जाए, के द्वारा आ जाए, से आ जाए, वो भी साधन के साथ, तो वे सारे के सारे सेंटेंस करण कारक के होते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि किसी भी यहाँ क्या क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन, वो स्कूटर हो सकता है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, वो बस हो सकती है, रेल हो सकती है। तो यानी कि कोई भी क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन है। मेरे हाथ में मार्कर है तो ये मेरा सहायक साधन है, क्रिया में लिखने की कर रहा हूं। आपके हाथ में पेन है तो वो पेन क्या है? आपका करण कारक है, आप करता हो, लिखने की आप क्रिया कर रहे हो, वो आपका कर्म हुआ। तो यहां आपको जिस रजिस्टर पे आप लिख रहे हो वो आपका आधार है, वो अधिकरण है। मेरा स्मार्ट बोर्ड मेरा आधार है, अधिकरण है। मैं करता हूं, कर्म में हिंदी लिखने का कर रहा हूं, करण का प्रयोग ये है, आपके लिए पढ़ा रहा हूं, आप संप्रदान हो और इस पे लिख रहा हूं, तो ये प्यारे दोस्तों मेरा आधार अधिकरण कहलाया। आपका रजिस्टर, आपकी नोटबुक अधिकरण कहलाया, आपके हाथ में पेन करण कहलाया। तो क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन करण कहलाते हैं।
और कर्ता किसी कार्य को संपन्न करने के लिए जिन साधनों का, हेतुओं का या कारणों का प्रयोग करता है, माध्यमों का प्रयोग करता है, वे सारे माध्यम, वे कारण, वे हेतु, वे साधन क्या कहलाते हैं? करण कारक कहलाते हैं। आप आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, तो आपके आंख और कान माध्यम है। आपके आंख और कान क्या है? साधन है, आपके कारण है कार्य को करने में। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप दूरबीन से देखते हो तो दूरबीन आपका साधन है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ बाण करण कारक हुआ। भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा, यहाँ गदा क्या है प्यारे दोस्तों? करण कारक है। पुलिस ने चोर को लात व थप्पड़ से, लात और थप्पड़ यहाँ आपके साधन है, कारण है। आपने आंखों से चंद्रग्रहण देखा, तो यहाँ आंख है माध्यम देखने का। पिताजी मेट्रो से कार्यालय जाते हैं, तो वो मेट्रो साधन है। मैं अपने कॉलेज कार से जाता हूँ, तो कार मेरा साधन है। आप स्कूटी से बाजार जाते हैं, तो स्कूटी आपका साधन है, हेतु है। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, तो यहाँ इस कर्ता ने खुद अपने आप साधन का काम किया। तो जो कहते हैं ना, सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, तो आप खुद में साधन हो, आप गरीब परिवार से नहीं है। तो यहाँ तुलसीदास कर्ता और करण दोनों का काम खुद कर रहे हैं। तो जब हम कर्ता के साथ द्वारा के द्वारा लगा देते हैं, तो वो कर्ता के साथ साथ करण का भी काम करते हैं, साधन का भी काम करते हैं। तो जब आपके पास साधन नहीं होते, तो आप खुद में साधन होते हो। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना हुई, ये भी करण कारक का सेंटेंस है। यहाँ सूरदास के द्वारा सूरसागर ग्रंथ की रचना हुई, ये भी करण कारक का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि करण कारक में से के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, और यहाँ द्वारा भी है, के द्वारा भी है और से भी है। इसीलिए सारे के सारे करण कारक के सेंटेंस बने। एक लास्ट कंडीशन इसकी बची, और वो लास्ट कंडीशन बाद में कराएंगे। और वो कंडीशन ये है प्यारे दोस्तों, दूसरी, शरीर के जिस अंग में विकार होता है वहां भी करण कारक होता है। शरीर के जिस अंग में विकार, विकार या बीमारी हो, उस अंग में भी तृतीया विभक्ति वह करण कारक होता है, वह करण कारक होता है। जैसे मोहन पैर से लंगड़ा है, तो पैर करण कारक हो गया। ठीक है। सोहन सिर से गंजा है, तो सिर करण कारक हो गया। ठीक है। राहुल आंख से अंधा है, तो आंख करण कारक हो गई। तो शरीर के जिस अंग में विकार है, तो उसमें बीमारी है, तो वहां तृतीया विभक्ति करण कारक होता है। और ये भी कंडीशन किसकी है? करण कारक की कंडीशन है। किसकी? करण कारक की कंडीशन है। क्लियर? तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से तमाम कंडीशनों को आपको समझना है। अब बात रही, कुछ बच्चों के कमेंट थे, सर जी हम पुराना वीओडी बैच ले कि ये ले, जिसका एग्जाम 1 महीने के अंदर नहीं है, अर्थात सितंबर में नहीं है। ठीक है, 20 अक्टूबर या उसके बाद है, वो इस बैच को भरोसा करके ले लो। जो नया बैच है, यानी कि ये हिंदी स्पेशल 18 बैच है, जो प्यारे दोस्तों 15 तारीख से जिसमें रेगुलर क्लास चली और जिसमें 13 तारीख से रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो उसमें अगर एडमिशन लेते हैं तो हम अक्टूबर लास्ट तक इस पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे और बहुत अच्छे से कर लेंगे। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपका एग्जाम उससे पहले है तो आपको जो वीओडी और प्लस प्रैक्टिस बैच जो आया था 23 अगस्त को, फिर आपको उसी बैच को परचेज करना है। नोट्स हम एक साथ ही दे देंगे आपको। लगभग 100 पीडीएफ आपको मिलेगी, जिसमें से 70 से लेके 75 पीडीएफ हम एक साथ देंगे, बाकी पीडीएफ कुछ बाद में आपको देंगे। क्योंकि ज्यादा जब मैटर दे देते हैं तो बच्चे उसी में टाइम पास करने लगते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण चीज होती है जो कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मैं चाहता कारक को 1.5 घंटे की क्लास में कंप्लीट कर लेता, लेकिन मैंने नहीं किया, करूंगा भी नहीं। अभी कारक की 1 नहीं बल्कि 2 क्लास और होगी, तब जाके कारक कंप्लीट हो गए, फिर उसके बाद समास कंप्लीट होंगे। तो यानी कि समास और कारक की कितनी क्लासें हो गई? 6। और 6 क्लासों में जब आप 2 टॉपिक पढ़ लोगे तो जिंदगी में यहाँ से आया हुआ कभी क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। क्योंकि हर तरह की क्वेश्चन की वैरायटी, हर लॉजिक और हर तरह का स्टेटमेंट आपके सामने बिल्कुल खोल के रख दिया जाता है, ताकि आप सीक्वेंस में चीजों को ढंग से
प्यारे दोस्तों धीरे धीरे सीखो, और सीखने के बाद उसका जब इम्प्लीमेंट आप करो वो 100% आप सही करो। यही एक मकसद होता है इस तरह से चीजों को पढ़ाने का। तो यहाँ अपने आप में प्यारे दोस्तों जो भी आप लोग पढ़ रहे हो वो अपने आप को इस हिंदी से फ्री करने के लिए पढ़ रहे हो। तो जब तक आप इस मनसा के साथ नहीं पढ़ोगे कि हिंदी को मुझे दोबारा टाइम नहीं देना है, हिंदी को मुझे किसी दूसरे एग्जाम के लिए अब दोबारा से नहीं पढ़ना है, एक बैच ले लिया ये काफी है, यहीं पे मुझे कंप्लीट करना है, तो तभी ही आप हिंदी से अपने आप को फ्री कर पाओगे। अदरवाइज आप 10 साल पहले भी हिंदी पढ़ रहे थे, 10 साल बाद भी हिंदी पढ़ते रहोगे और सीख कुछ पाओगे नहीं। सीक्वेंस में चलना है, लॉजिक के साथ चलना है। और ये जो चीज यहाँ पे चल रही होती है, यहाँ पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। दाएं बाएं की चीजों को छोड़ दो। किताबों में टीचर के पास जो होता है उसका 25% भी नहीं होता, और ये कड़वा सच है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एक अनुभवी टीचर के पास जितना है उसका 25% भी किताबों में नहीं है, और किताबों से सिलेक्शन नहीं होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सा जो भी आपके पेपर है अपने उस सिलेबस को देखो, और सिलेबस को देख के देखो कि आपके सिलेबस में जो जो चीजें हैं वे टॉपिक यहाँ कराए जा रहे हैं कि नहीं कराए जा रहे हैं। और उसके लिए मैं पहले ही आपको एक पीडीएफ दे चुका हूँ, पूरी सिलेबस की पीडीएफ है, और उसमें 50 टॉपिक हैं हिंदी के। वो 50 टॉपिक यहाँ पूरे कराएंगे हम 70 से 75 क्लासों में। 100 प्यारे दोस्तों कम से कम पीडीएफ आपको मिलेगी, उसमें क्लास नोट्स भी होंगे, प्रिंट्स नोट्स भी होंगे, और धीरे धीरे सारी चीजें आपकी समझ में भी आएगी और आप इनसे फ्री भी होंगे। धन्यवाद सभी दोस्तों को, नमस्कार। कल मिलते हैं फिर अपने टाइम पे।